सुनंदा अपनी बेटी निधि को आवाज देते हुए कहती है कि जल्दी से रसोई का सारा सामान छत पर ले आए। निधि, जल्दी से रसोई का सारा सामान लेकर छत पर आ जा। सभी गांव वाले छतों पर आ गए खाना बनाने के लिए। सबसे ज्यादा देर हमें ही हो गई तो अकेले बैठकर खाना बनाना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं आ रही हूँ, आप ऊपर चलिए, बस सारा सामान समेट रही हूँ, अभी लेकर आई। अब निधि सारा सामान जमा करती है और फिर सुनंदा के पीछे पीछे छत पर चली जाती है। सुनंदा भी अपना मिट्टी का चूल्हा सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और उसके बाद उसे जलाकर उस पर खाना बनाने लगती है। वहीं पर बैठी हुई 18 साल की निधि कहती है, माँ एक बात बताओ ना, हमारे पूरे गांव के अंदर सब लोगों ने छतों पर रसोई क्यों बनाई हुई है? ये रसोई तो हम रसोई घर के अंदर भी बना सकते हैं या फिर घर के आंगन में भी तो बना सकते हैं ना। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है बेटा, इसके बारे में किसी को नहीं पता। चल, आज खाना बनाते हुए तुझे उस कहानी के बारे में बताती हूँ। बहुत समय पहले बेलापुर गांव, जिसमें सुनंदा रहा करती थी, उसे बेलापुर नगर के नाम से जाना जाता था। वहीं पर राजा इंद्र राज किया करते थे। एक दिन राजा इंद्र ने काला कंबल ओढ़ा और अपने सेनापति से कहा, सुनो सेनापति, हम नगर में टहलने के लिए जा रहे हैं। जब हम नगर में टहलेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हमारी प्रजा को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। पर राजा जी, इस तरह से आपका सामान्य नागरिक बनकर नागरिकों के बीच में जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर किसी को भनक लग गई और किसी ने आप पर हमला कर दिया तो क्या होगा? सेनापति, ये नगर हमारा है और हम अगर अपने ही नगर के नागरिकों से डरेंगे तो प्रजा पर राज कैसे कर पाएंगे? इसलिए तुम हमारी चिंता मत कर। बस कोई भी पूछे तो यही कहना कि राजा अपने कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। राजा इंद्र ये बोलकर अपने नगर में घूमने के लिए चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक बुढ़िया आधी रात के समय चूल्हा जलाकर अपने लिए खाना बना रही होती है। ये देखकर राजा इंद्र को बहुत ज्यादा हैरानी होती है। इतनी रात गए ये बुढ़िया अपने लिए खाना बना रही है। आधी रात को चूल्हा जलाने का क्या मतलब बनता है? ये खाना तो समय से भी बन सकता था। माफ करना अम्मा, मैं एक मुसाफिर हूँ, यहाँ से गुजर रहा था तो आपको खाना बनाते देखा तो हैरान हो गया। आप आधी रात के समय खाना क्यों बना रही हैं? ये खाना तो आप किसी भी समय बना सकती हो। क्या करूँ बेटा, इस उम्र में नींद नहीं आती, करने के लिए कुछ था नहीं तो सोचा अपने लिए खाना बना कर रख लेती हूँ। सारा दिन जगह जगह से सामान बटोर कर और भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ और घर आते ही आंख लग जाती है। जब तक आंख खुलती है तब तक पूरी दुनिया सो जाती है। अच्छा अम्मा, बहुत भूख लगी है, अगर ऐतराज ना हो तो एक रोटी खिला दीजिए। राजा इंद्र बिना कोई ऊंच नीच का परहेज किए उस अम्मा के हाथों की रोटी खा लेते हैं। उनके हाथों की रोटी खाकर राजा इंद्र को वो सुकून मिलता है जो शायद उन्हें अपने शाही महल के पकवानों से भी नहीं मिलता था। अब राजा इंद्र अक्सर ही उस बूढ़ी अम्मा के पास जाया करते और उनसे रोटी मांगकर खाया करते। कुछ समय के बाद बूढ़ी अम्मा गुजर गई। राजा इंद्र उदास रहने लगे और फिर एक युद्ध में वो भी मर गए। इसीलिए निधि, तब से कहा जाता है कि राजा इंद्र स्वर्ग से अपनी पालकी पर अभी भी इस नगर की रक्षा करने और रात को दौरा करने के लिए आते हैं। इसलिए हम लोग रात को छत पर ही चूल्हा जलाते हैं ताकि राजा इंद्र जब पालकी से गुजरे तो उन्हें हम नजर आ सकें। अच्छा माँ, यही कारण है, शायद इसीलिए तो आप रोज रात को एक थाली में खाना निकाल कर राजा इंद्र के लिए रख देती हो। हाँ, यही कारण है। तब से ये पूरा गांव छत पर ही अपना चूल्हा जलाकर रसोई बनाते हैं। सुनंदा निधि के साथ खाना बनाने के बाद एक थाली खाना छत पर रखकर वापस नीचे आ जाती है। लेकिन निधि को पूरी रात नींद नहीं आती। वो अपनी माँ के बगल में लेटी हुई खुद से कहती है, वैसे तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर कोई राजा खाना खाने नहीं भी आए तो जो आसमान में उड़ने वाले पशु पक्षी हैं वो तो उस खाने को देखकर खुश हो जाएंगे और कम से कम उनका भी पेट भरेगा। पर मुझे राजा इंद्र को देखना है और देखना है कि ये कहानी काल्पनिक है या सच। निधि ये सोचती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक गई थी जिस वजह से उसकी आंख लग जाती है। सुबह जब वो उठती है तो परेशान हो जाती है। अरे बाप रे, सोचा था कि रात को जाग कर देखूंगी राजा इंद्र आते हैं या नहीं, पहरेदारी करूंगी, लेकिन मेरी तो आंख ही नहीं खुली। अब निधि जाकर छत पर से वो थाली उठाने जाती है तो देखती है कि थाली खाली थी। निधि हैरान हो जाती है और उत्साहित होकर कहती है, इसका मतलब राजा इंद्र सच में आए थे, हमारी थाली खाली है, इसका मतलब आज उन्होंने हमारे घर की छत पर बनी रसोई में खाना खाया। निधि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो जानबूझकर पूरा दिन सोती रहती है। उसकी माँ उसे इतना सोते हुए देखकर पूछती है, क्या हो गया है निधि, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज तो इतना ज्यादा क्यों सो रही है, बीमार है क्या? नहीं माँ, मैं बीमार नहीं हूँ, बस मेरा मन कर रहा है सोने का और थोड़ी थकान हो रही है, आज मुझे सोने दीजिए। अब निधि सारा दिन सोती है ताकि वो रात को पहरेदारी कर सके। रात को अपने घर वालों के सोने के बाद वो छत पर जाकर बैठ जाती है और एकटक उस थाली को देखने लगती है, इस उम्मीद में कि आज भी राजा इंद्र उसके घर खाना खाने आएंगे।
थाली में उसने आज खास पकवान सजाए थे, पूरी, चावल, छोले और खीर भी। अरे यार, कितनी देर हो गई, राजा इंद्र तो आज खाना खाने के लिए आए ही नहीं। निधि सोचकर परेशान हो जाती है, लेकिन तभी आधी रात को एक कौवा आता है और उस थाली में से खाना खाकर वहाँ से भाग जाता है। अच्छा, तो रोज ये कौवा आकर हमारी थाली से खाना खाकर जा रहा है और मुझे लगा था कि राजा आकर खाना खा रहे हैं। ये सब कहानियां काल्पनिक होती हैं, पर कोई बात नहीं, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि कम से कम पशुओं को तो खाने को मिल रहा है ना। निधि उदास होकर नीचे आ जाती है, लेकिन तब से वो उदास रहने लगती है क्योंकि उसके मन में जो राजा इंद्र की छवि थी वो नकली निकली। अगले दिन निधि अपनी माँ से सादा सा खाना बनाने को कहती है और सुनंदा कहती है, क्या बात हो गई निधि, कल तो तूने ऐसे पकवान बनाए थे जैसे घर में कोई मेहमान आने वाला हो, और आज तू सादा खाना बनाने के लिए कह रही है। माँ, मुझे लगा था कोई मेहमान आएगा, लेकिन कोई मेहमान आया ही नहीं, इसलिए सोच रही हूँ कि आज कुछ हल्का बना लेते हैं। अब रात के समय निधि अपनी माँ के साथ दाल चावल खाकर सो जाती है। तभी आधी रात के समय उसे छत पर हलचल महसूस होती है। लगता है वही कौवा फिर से खाना खाने के लिए आ गया है। इस गांव वालों को भी छत पर रसोई बनाने में क्या मजा आया, सारा दिन छत से अजीब तरह की आवाज आती रहती है। वो इस कौवे को भगाने के लिए छत पर जाकर देखती है तो उसे एक चमकीला रथ आसमान में उड़ता हुआ नजर आता है, जो कि अब उससे दूर जा चुका था। सामने पड़ी थी तो बस एक खाई हुई थाली, जिसे देखकर निधि बहुत खुश हो गई और बोली, अरे वाह, इसका मतलब वो सब कल्पना नहीं था, राजा इंद्र सच में अपने स्वर्ग से उस चमकीले रथ पर बैठकर खाना खाने के लिए आते। मैं तो बेकार में उदास हो रही थी। निधि ये बोलती है और नींद की वजह से वहीं छत पर ही सो जाती है। सुबह जब सुनंदा आती है तो उसे छत पर सोता हुआ देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, क्या बात हो गई है बेटा, तू इस तरह छत पर क्यों सो रही है? अरे माँ, रात को एक कौवा आया था ये खाने के लिए, तो वो शोर कर रहा था, उसी को भगाने छत पर आई और कब छत पर ही आग लग गई पता ही नहीं चला। चल कोई बात नहीं, नीचे आ जा, मैंने नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया है, जाकर नाश्ता कर ले। छत पर रसोई में खाना तो हम सिर्फ रात को बनाते हैं, तो रात तक अगर तू थोड़ा निधि भी सुनंदा के साथ नीचे चली जाती है और उसके बाद खुशी खुशी रहने लगती है। उसने राजा इंद्र का वो रथ दूर से उड़ता हुआ देखा, लेकिन तो भी वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो भी उसके लिए बहुत। भयंकर गर्मी और तपती दोपहर में महेश कई दिनों से मजदूरी का काम कर रहा था। अचानक एक दिन, अरे भाइयों, देखो महेश चक्कर खाकर गिर गया है, इसे उठाओ और छांव में ले चलो। हम सबकी गलती है जो हमने इस सेठ का काम पकड़ लिया। कितनी बार तो कह चुके हैं कि दोपहर में जब गर्मी होती है थोड़ी देर काम रुकवा दे, पर यहाँ हमारी कोई सुनता कहाँ है। चलो भाई, फिर से काम पर लग जाते हैं, वरना सेठ जी आ गए तो दो बातें और सुना देंगे और पता चले कि हमारी पगार में से काट लेंगे। ये सब क्या हो रहा है, हैं? मैंने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए रखा है या कि फालतू की बातें करने के लिए? और महेश, तू यहाँ लेटा क्यों हुआ है? काम नहीं करना क्या आज, या फिर आज के तेरे 100 रुपए काट लूं? सेठ जी, महेश को काम करते हुए चक्कर आ गए थे, इसलिए हमने उसे छांव में लिटा दिया। तुम मजदूरों के सहारे अगर मैं ऐसे काम करने लगा फिर तो मुझे 2 साल एक घर बनाने में लग जाएंगे। महेश, अगर दोबारा ये गर्मी से बेहोश होने का नाटक किया तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। हाँ। महेश और बाकी मजदूर चुपचाप फिर से काम पर लग गए। अब वो लोग बीच में काम छोड़कर जाते तो सेठ उनके पैसे मार लेता, इसलिए सभी मजदूर उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते थे। महेश काम करके शाम को सेठ से कुछ उधार पैसे लेने जाता है। अरे अंधे, तो पिछले 10 मिनट से पंखा बंद करके झाड़ू लगा रहा है, हैं? हो गई झाड़ू? अब जल्दी से पंखा चला और सामने कूलर का बटन भी खोलता जा, और मेरे लिए बढ़िया सी ठंडाई बर्फ डालकर बना ला। चल जा। जी मालिक, अभी बना कर लाता हूँ। काम चोर कहीं के, फिजूल की तनख्वाह खाने की आदत पड़ गई है, और एक काम नहीं करते, बताओ। हाँ महेश, क्या काम है, तू बोल। मालिक, कुछ पैसे उधार चाहिए थे, मेरे घर का पंखा खराब हो गया है और बिना पंखे के रात को बीवी बच्चों को बहुत गर्मी लगती है। अगर आप कुछ पैसे उधार दे देते तो मैं घर के लिए एक नया पंखा खरीद लेता। तेरा दिमाग खराब हो गया है? मेरे पास इतना फालतू का पैसा नहीं है जो मैं तुम सारे मजदूरों पर उड़ाता रहूं। मुझे भी अपना घर चलाना भाई, और तुम लोगों को क्या गर्मी लगेगी? तुम तो वैसे भी खुली हवा में सोने वाले हो। आजकल इतना अच्छा मौसम है, बाहर आंगन में चारपाई डालकर सुला दिया करो बीवी बच्चों को। मैं पैसे उधार नहीं दूंगा, तेरा क्या भरोसा, कल तू बीमार होकर घर पर बैठ जाए तो मेरे तो पैसे चले जाएंगे ना। और हाँ, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तू काम बहुत धीरे कर रहा है, कल सुबह जल्दी आ जाना। महेश उदास होकर घर आ जाता है। क्या हुआ जमुना, ये पिंकी लेटी क्यों हुई है, और सोनू कहाँ है? पिंकी को उल्टियाँ हो रही हैं। सोनू बराबर वाले मेडिकल से दवाई लेने गया है। सारी रात गर्मी से बच्चे सो नहीं पाते हैं, इसी वजह से तबीयत खराब हो गई है बच्चों की। तुमने पंखे के बारे में बात की? ये तो थी, पर सेठ जी ने साफ मना कर दिया, ज्यादा जोर डालूंगा तो कहीं नौकरी से ही ना निकाल दे। ये लो माँ दवाई। माँ, बहुत गर्मी लग रही है और जी भी घबरा रहा है, थोड़ी सी हवा कर दो। पिंकी बिटिया, आ मेरी गोदी में आजा, मैं तुझे हवा करता हूँ।
पता नहीं हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों होता है। ये अमीर लोग हमारी परेशानी को क्यों नहीं समझते हैं। थोड़ी सी मदद कर भी देंगे तो उनका क्या चला जाएगा। और फिर उधारी तो मांगे हैं, तुम तो काम करके पैसे चुका देते। एक बार कल फिर कोशिश करता हूँ, शायद सेठ जी का दिल पिघल जाए। महेश एक बहुत ही गरीब मजदूर था। छोटे से कमरे का किराया, रोजाना की रोटी सब्जी, भला 200 रुपए रोजाना कमाने वाला एक गरीब महेश नया पंखा कहाँ से खरीदता। महेश ने सोचा कि वो दोबारा एक बार कोशिश करके देखेगा। महेश और सारे मजदूर काम में लगे हुए थे। बहुत देर से सेठ का कहीं पता नहीं था। क्या बात है महेश, आज तो सेठ जी कहीं नजर नहीं आ रहे, तभी माहौल में शांति है। सही कह रहा भैया, नहीं तो अब तक 10 बार आकर हमें टोक चुके होते। हो सकता है गोदाम में बैठे होंगे और पंखे और कूलर की ठंडी हवा खा रहे होंगे। क्या करूं, क्या सेठ जी से दोबारा पंखे के लिए पैसे मांगू? एक बार बात करके देखता हूँ। अब तो शाम होने वाली है, सेठ जी यहाँ तो आए नहीं है। मैं खुद ही गोदाम पर चला जाता हूँ। महेश गोदाम पर पहुंचता है तो उसे वहां पर सेठ जी दिखाई नहीं देते। तभी उसे सेठ जी के कराहने की आवाज आती है। अरे ये आवाज तो बेसमेंट से आ रही है, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। अरे सेठ जी, ये सब कैसे हुआ? आप यहाँ बेसमेंट में? महेश किसी तरह सीढ़ियों से सेठ जी को ऊपर लेकर आता है और सारे मजदूरों को बुला लेता है। तुम लोग यहीं सेठ जी के पास रुको, मैं किसी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। महेश, सेठ जी ने हम सबके साथ इतना बुरा सलूक किया है, अब हम क्यों डॉक्टर को बुला कर लाए भाई? हैं? हमें क्या पड़ी है, हम भी घर चलते हैं, बोल देंगे कि हमें पता नहीं चला। किशोर, ये तुम कैसी घटिया बातें कर रहे हो? तुम्हें पता भी है इस वक्त सेठ जी की हालत कितनी खराब हो रही है? अगर तुम में से कोई नहीं यहाँ रुकेगा तो मत रुके, मैं सेठ जी को डॉक्टर के पास खुद ही ले जाता हूँ। हमें माफ कर दो महेश, हमसे गलती हो गई, तुम डॉक्टर को बुला लो, तब तक हम सेठ जी का ध्यान रखेंगे। महेश डॉक्टर को बुला लाता है। तब तक सेठानी भी खबर सुनकर वहाँ पहुँच जाती है। सेठ जी बीपी के मरीज हैं, गर्मी की वजह से इन्हें घबराहट हो गई थी। अगर कुछ देर और ये बेसमेंट में रहते तो इनकी जान भी जा सकती थी। महेश, तुमने आज सेठ जी की जान बचाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम ठीक कह रही हो कल्याणी, मैंने हमेशा इन सब मजदूरों के साथ इतना गलत किया, मैं इनकी परेशानी को कभी समझ नहीं पाया। महेश, मैं तो नाम का अमीर हूँ, पर तुम तो दिल से अमीर हो, ये मुझे आज पता चल गया। मुझे माफ कर दो। उस दिन से सेठ ने अपना व्यवहार बदल लिया। उसने महेश के साथ साथ सभी मजदूरों को एक एक पंखा उपहार में दिया। अब दोपहर के वक्त महेश और सभी मजदूर कुछ देर आराम भी कर लिया करते थे।